नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल है। मैं आपका दोस्त विजय माकड़ स्वागत करता हूं आपके अपने इस बेहतरीन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम हमारे चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्रिज्म, प्रिज्म से अपवर्तन। अब देखिए, सबसे पहले देखते हैं प्रिज्म होता क्या है। प्रिज्म कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है। ये देखिए, ये एक वेज शेप का जो आपको ट्रांसपेरेंट मीडियम दिख रहा है, ये क्या चीज है? प्रिज्म है। मतलब दो फेस इस तरीके से झोपड़ी की तरह होती है, नीचे बेस है ही, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, शेप कैसी है? वेज शेप्ड है। और दोनों की दोनों सरफेस एक दूसरे से एक एंगल पर क्या होती है? इंक्लाइंड होती है। तो वो पारदर्शी माध्यम जिसकी दोनों सतह समतल व एक दूसरे से एक कोण पर झुकी हो, क्या कहलाता है? प्रिज्म कहलाता है। द वेज शेप, ए ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑफ वेज शेप विच हैव प्लेन एंड इंक्लाइंड फेसेस। ये जो एंगल दिख रहा है, इसको बोलते हैं प्रिज्म एंगल। क्या बोलते हैं? प्रिज्म एंगल, प्रिज्म कोण। इस एंगल को और बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग एंगल। इसी एंगल को एक नाम और से जानते हैं, वो है एपेक्स एंगल। इसे किस किस से? प्रिज्म कोण, अपवर्तन कोण और एपेक्स कोण से के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये जो ऊपर एज है, इसे बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग एज, अपवर्तन किनारा। ये जो सरफेस है साइडों के अंदर ऐसे, इनको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग फेस, अपवर्तक सतह, अपवर्तन कोण या अपवर्तक कोण। ये जो आपको सामने ट्राइंगल दिख रहा है, इस ट्राइंगल को बोलते हैं प्रिंसिपल सेक्शन, मुख्य काट। ये हमारा प्रिज्म होता है। अब हम जानना चाहेंगे कि जब इस प्रिज्म की एक सरफेस पे लाइट इंसिडेंट होती है तो वो किधर जाएगी, क्या होगा उसका? डेरिवेशन करेंगे, फॉर्मूला निकालेंगे। देखिए, अब देखो, तो अब हम पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, प्रिज्म से अपवर्तन। मान लिया ये एक प्रिज्म है। ये क्या है बेटा? प्रिज्म है, ठीक है। अब देखिए, दोबारा बनाता हूं। ये क्या है? प्रिज्म है। अब देखिए, ये ए, ये पॉइंट बी, ये सी, हमने प्रिज्म का प्रिंसिपल सेक्शन बनाया है। अब यहां से मान लिया एक रे इंसिडेंट होती है, ये एक रे आई, ये प्रिज्म पर इंसिडेंट हो रही है। कुछ चीजें और मानते हैं, जो सराउंडिंग एयर है, इस एयर का रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स मान लिया म्यू 1।
इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स मान लिया μ2। क्या मान लिया बेटा? μ2। और ये प्रिज्म एंगल कितना है? ए है। ये एक इंसिडेंट रे आई है। कौन सी रे है? इंसिडेंट रे। आपतित किरण। अब ये किरण है, जो रे है, वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। तो जब भी प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में गमन करती है तो किस तरफ मुड़ती है? अभिलंब की तरफ मुड़ती है, मतलब नॉर्मल की तरफ मुड़ती है। तो अब हमें क्या चाहिएगा? हमें चाहिएगा नॉर्मल। तो इस सरफेस के ए बी के मैं एक 90 डिग्री एंगल पर एक रे खींच देता हूं। ये लो। तो ये क्या हो गया जी? नॉर्मल हो गया। ये क्या हो गया? नॉर्मल। इसका नाम क्या रख दिया? एन रख दिया। तो ये रे किधर जाएगी? ये रे जाएगी, अगर मीडियम सेम होता, या मैं कहूं दोनों के म्यू सेम होते, तो ये रे एकदम सीधी ऐसे ही निकल जाती। बट अब क्या होगा? अब मीडियम सेम नहीं है, ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। तो ये रे बेंड हो गई नॉर्मल की तरफ। ये आ गई यहां पे। तो ये कौन सी रे है? ये रिफ्रैक्टेड रे है। अगर मैं नाम दूं पी क्यू, पी क्यू कौन सी है? इंसिडेंट। क्यू आर ये कौन सी रे है? ये हो गई रिफ्रैक्टेड रे। ये एंगल क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या मान लिया मैंने? I1। ये क्या हो गया? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया बेटा? R1। और ये एंगल, ये बेंड कितनी हुई? इतनी हुई, डेविएट हुई। तो इस एंगल को मैं क्या कहूंगा? एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा 1। एंगल को थोड़ा ध्यान से समझ लेना आप। ये पूरा एंगल कितना है? 90, क्योंकि नॉर्मल है, पूरा 90 है। ये एंगल R1 है, तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस R1। ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस R1। अब देखिए, अब हमें क्या चाहिए? फिर चाहिए एक नॉर्मल। अब ये डेंसर से कहां जा रही है? रेयरर मीडियम में जा रही है। इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? एक नॉर्मल बनाना पड़ेगा। तो ए सी सरफेस पे आप 90 डिग्री का एंगल बना लीजिए। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। ये लीजिए साहब, ये 90 डिग्री का एंगल बना लिया। और ये क्या है? नॉर्मल। इसका नाम देना चाहो तो एन डैश कर दो, ये एन है। अब ये रे अगर मीडियम सेम होता तो सीधी निकल जाती है, बट अब ये रे क्या होगी? ये रे बेंड होगी। किधर? अवे फ्रॉम नॉर्मल। किधर बेंड होगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये देखो ऐसे बेंड हो जाएगी। ऐसे ना जाके ये रे कैसे जाएगी? ऐसे मूव करेगी। मान लिया ये रे कौन सी है? आर एस। इसका नाम क्या रख दे हम? एमरजेंट रे, निर्गत किरण। क्या नाम रख दिया इसका? निर्गत किरण। अब देखिए कोण, देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहां मैं इस एंगल को क्या मान लेता हूं? R2। एंगल ऑफ इंसिडेंस इस दूसरी सरफेस पे तो आपतन कोण है, इसको मैं क्या मान लेता हूं? R2 मान लेता हूं। और ये नॉर्मल के साथ बाहर निकल रही है, ये एंगल क्या मान लेता हूं? I2। क्या एंगल मान लिया? I2। कंसीडर कर लो, इसको I2 कर लो, इसको R2 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
अगर अपने रे को हमें पता है कि लाइट कैसी है, लाइट रिवर्सिबल नेचर की है, अगर इससे इंसिडेंट होगी, इस तरफ से आएगी, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो I1 हो जाएगा। तो बाहर वाले एंगल क्या मान लिए, I मान लिए, अंदर वाले एंगल हमने क्या कंसिडर कर लिए, R कंसिडर कर लिए। तो ये रे कितनी डेविएट हुई है, ये रे डेविएट हुई है इतनी, ये पूरा एंगल 90 है, ये रे सीधी ना जाके इधर चली गई, तो ये एंगल कितना है, डेल्टा 2 है। तो टोटल डेविएशन कितना हो गया, इस रे ने कितना डेविएट किया, डेल्टा, इस सरफेस ने कितना किया, डेल्टा 1, इस सरफेस ने कितना कर दिया, डेल्टा 2। तो टोटल डेविएशन कितना आ गया, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। अगर मैं इस डायग्राम में टोटल डेविएशन शो करूं तो ये देखिए कैसे हो जाएगा, ये लीजिए, इस रे को मैं पीछे बढ़ाता हूं, ये लो, ये बाहर निकलने वाली रे थी, इसको मैंने क्या कर दिया, पीछे बढ़ा दिया। ठीक है, कितना एंगल डेविएट होगी, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, क्या है, वर्टिकल अपोजिट, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, डेल्टा 2। ये देखो ये डेल्टा 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा 2। और ये टोटल डेविएशन कितना हो गया, डेल्टा, ये किसके इक्वल आएगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटर्नल एंगल। आंतरिक कोणों का योग किसके बराबर है, बाह्य कोण के, या सिंपल सा ध्यान रखो ना, कुल 30 डिग्री इसने मोड़ दिया, 20 डिग्री इसने मोड़ दिया, तो टोटल कितना मोड़ दिया, 30 और 20 प्लस 30 प्लस 20 कितना हो गया, 50। तो ये आ गया टोटल डेविएशन। तो कुल मिला के इस डायग्राम से हमें ये पता चलता है कि ये रे किसकी तरफ मुड़ रही है, बेस की तरफ। ये वाला प्रिज्म का क्या होता है, बेस होता है। तो ये रे किस तरफ बेंड हो गई, बेस की तरफ बेंड हो गई। अब मैं ये एंगल पूछूं आपसे, ये एंगल कितना है, ये वाला, ये एंगल बताइए, ये एंगल हो जाएगा पूरा कितना है, 90। ये क्या है, R2, तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस R2। उम्मीद करता हूं आपको ये डायग्राम क्लियर हो गया। रे ऑप्टिक्स के डायग्राम बड़े इंपॉर्टेंट है। कोई भी बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आता है तो 25% मार्क्स तो सिर्फ डायग्राम डायग्राम कंटेन करता है। अगर ये एग्जाम में आता है बोर्ड में तो 4 नंबर का आएगा, तो 1 नंबर तो सिर्फ इसके डायग्राम का है। तो डायग्राम अगर आपने ध्यान से देख लिया तो आपका डेरिवेशन हो ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हमारा डायग्राम बन गया। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, फिर मैं इसका साइज छोटा कर रहा हूं। अब देखो, ये उम्मीद करता हूं आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए, अब देखिए कहां पर चले, ट्राइंगल ए क्यू आर के अंदर चलिए। कहां पर, ट्राइंगल ए क्यू आर, इन ट्राइंगल ए क्यू आर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये एंगल कितना है, ए, प्लस ये एंगल कितना है, 90 माइनस R1। ये एंगल कितना है, 90 माइनस R1। ठीक है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा और जूम कर देता हूं ताकि आपको ये चीजें क्लियर हो। ठीक है, ये देखो ए, ये क्या है, 90 माइनस R1, और ये क्या है, 90 माइनस R2। ये देखिए, तो ए प्लस 90 माइनस R1 प्लस 90 माइनस R2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ए प्लस 90 90 क्या हो गया, 180 माइनस R1 माइनस R2
इक्वल टू क्या आ गया 180 डिग्री। अब देखिए a इज इक्वल टू क्या आ गया, ये उधर जाके प्लस का और वो भी क्या आ गया प्लस का, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा R1 प्लस R2, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब टोटल डेविएशन कितना है, टोटल डेविएशन है डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, या आप इस ट्राइंगल में देख लो क्यू आर, इसका नाम मैं ओ दे देता हूं, क्यू आर ओ, ये देखो ये ट्राइंगल ऐसा है, ये एंगल कितना है डेल्टा 1, ये एंगल कितना है डेल्टा 2, तो ये एंगल क्या है डेल्टा है, तो एक्सटर्नल एंगल किसके इक्वल होता है, इंटरनल एंगल के सम के इक्वल होता है। तो डेल्टा किसके इक्वल आ गया, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 के। डेल्टा 1 की वैल्यू क्या होगी, यहां से देखिए ये डेल्टा 1 और डेल्टा 2, इस डायग्राम को ढंग से देख लेना, एकदम क्लियर हो जाएगा। जूम कर देता हूं, ये पूरा एंगल आई है, तो ये एंगल भी क्या होगा आई होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल है ना, शीर्षाभिमुख कोण I1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा I1, और ये एंगल कितना है R1, तो डेल्टा 1 क्या हो जाएगा I1 माइनस R1, तो डेल्टा 1 की वैल्यू क्या आएगी I1 माइनस R1, और इस तरफ देखो ये पूरा एंगल I2 है, तो इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल देखो कौन सा बन रहा है, एक रे ये री ये री, ये पूरा एंगल क्या हो गया I2, ये I2 हो गया, तो डेल्टा 2 क्या आएगा I2 माइनस R2, तो डेल्टा 2 क्या आ गया I2 माइनस R2। उम्मीद कर रहा हूं आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, नहीं हुई तो बैक करके दोबारा सुनो। अब देखो तो हमने क्या किया, डेल्टा 1 कैलकुलेट किया, क्या डेल्टा 1 हमने किया है I1 माइनस R1 प्लस डेल्टा 2 क्या है I2 माइनस R2, यहां से मैं लिखूं डेल्टा, तो डेल्टा आ गया I1 प्लस I2 माइनस R1 माइनस R2, I1 प्लस I2 माइनस कॉमन ले लिया R1 प्लस R2, ये किसकी वैल्यू आ गई डेल्टा की। अब देखिए डेल्टा I1 प्लस I2 माइनस, ये देखो A इक्वल टू क्या है R1 प्लस R2, तो ये आ गया माइनस का A, ये किसकी वैल्यू आ गई कि ये कितना डेविएट हुई है रे, इंसिडेंट रे कितना डेविएट हुई है, तो ये आ गया टोटल डेविएशन फ्रॉम प्रिज्म, प्रिज्म से कुल विचलन कोण। अब एक और छोटी सी बात है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये देखिए अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ये ले सकता है, अब एकदम सही है। अब देखिए जब आप 12th का प्रैक्टिकल करेंगे तो एक प्रैक्टिकल में इसके अंदर एंगल का और डेविएशन का ग्राफ बनाना होता है, उम्मीद करता हूं आपने स्कूल के अंदर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो अभी तो मेरे पास कुछ सिस्टम उपलब्ध नहीं है, इन फ्यूचर हम कोशिश करेंगे कि आपको ऑनलाइन प्रैक्टिकल भी सिखाएं। ये देखिए डेल्टा है, ये क्या है आई है, तो जैसे जैसे आई का मान बढ़ाते हैं ना, तो शुरुआत के अंदर डेल्टा का मान क्या होता है घटता है, यहां देखो आई का मान कितना है ये, अब आई का मान बढ़ा रहा हूं इस तरफ, और डेल्टा का वैल्यू क्या हो रही है, मान लिया यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है, ये मान लिया 30 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या है 50 डिग्री, अब मैं आई बढ़ा रहा हूं, ये क्या हो गया 40 डिग्री, तो ये तो नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये कम हो गया, 50 था ये हो गया 40, यहां देखो ये हो गया 45, यहां पर देखो डेल्टा की वैल्यू कितनी हो गई 37, फिर देखो आई बढ़ा रहा हूं तो डेल्टा भी बढ़ा,
आई बढ़ाने पर क्या हो रहा है, डेल्टा भी बढ़ रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये मैथमेटिकली मैं प्रूफ नहीं कर सकता, एक्सपेरिमेंटल है सारा डेटा। दोबारा ही बना देता हूं मैं, ये लीजिए। तो ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है कि जब आप, ये डेल्टा है, इस तरफ मैं क्या ले रहा हूं, आई। तो जैसे जैसे आप डेल्टा की वैल्यू, आई की वैल्यू बढ़ाओगे, डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, पहले तो कम होती है, उसके बाद फिर डेल्टा की वैल्यू बढ़ने लगती है। इस पर्टिकुलर वैल्यू पर, बाकी सब जगह देखो, बाकी सब जगह देखो, इस जगह, इस डेल्टा की वैल्यू पर आई की दो वैल्यूज है, ये I1 और ये क्या हो गया, I2। परंतु इस डेल्टा पर आई की केवल क्या है, एक की वैल्यू है। पूरे ग्राफ में जो डेल्टा का सबसे कम मान है उसको बोलते हैं डेल्टा मिनिमम, डेल्टा न्यूनतम। किताब के अंदर इसको डेल्टा एम भी लिखा हुआ है, एम से मैक्सिमम भी होता है, मिनिमम भी, इसलिए हम 3 डिजिट तक मैंने ऐसे लिख दिया, 3 लेटर्स तक, डेल्टा मिनिमम। तो इस ग्राफ में जो डेल्टा का सबसे कम मान आया है उसे हम क्या कहते हैं, डेल्टा मिनिमम, न्यूनतम विचलन कोण, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। यहां डेल्टा मिनिमम क्या है, डेल्टा मिनिमम है बेटा एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। न्यूनतम विचलन कोण। और ये कैसे प्रूफ होता है, ये ग्राफिकली प्रैक्टिकली प्रूफ होता है। आपको सर मैथमेटिकली प्रूफ कर दो तो मैं नहीं कर पाऊंगा, तो ये प्रैक्टिकली आप इसको प्रूफ कर पाओगे कि जैसे जैसे हम इनिशियली एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते हैं, आपतन कोण बढ़ाते हैं, डेल्टा का मान कम होता है और एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद डेल्टा का मान फिर बढ़ने लगता है। तो वो सबसे जो छोटी वैल्यू है उसी को क्या बोलते हैं, न्यूनतम विचलन कोण या एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। इस ग्राफ की एक बात ध्यान रखना, ये ग्राफ राइट साइड में थोड़ा सा झुका होता है, एकदम एग्जैक्ट ऐसे पैराबोला सा नहीं है। ये इस टाइप है, जैसे मेरा हाथ की उंगलियां है, ये इस तरफ ज्यादा झुका हुआ है, ठीक है ना, इस टाइप का ग्राफ बनता है ये, इस टाइप का। अब देखिए इस डेल्टा मिनिमम पर क्या होता है, डेल्टा मिनिमम पर I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I। I1 और I2 के मान क्या होते हैं, सेम होते हैं। R1 और R2 की वैल्यू भी क्या होती है, सेम होती है। कब, डेल्टा मिनिमम पर। तो हमने इक्वेशन फर्स्ट पढ़ी थी अभी, क्या थी इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट थी हमारी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन थी a इज इक्वल टू R1 प्लस R2। R1 और R2 किसके इक्वल है, R के, तो a इक्वल टू क्या आ गया, 2R, और यहां से R क्या आ गया, a बाई 2। ये हमने किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली, R की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। और सेकंड इक्वेशन अगर आपको याद हो तो सेकंड इक्वेशन क्या है, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन थी डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस ए। I1 और I2 क्या है, सेम है, इक्वल है, किसके बराबर है, I के बराबर। तो I प्लस I क्या हो गया, 2I माइनस ए। इस इज इक्वल टू डेल्टा। इस इक्वेशन में एक मिस्टेक है, बताओ क्या दिक्कत है, कहां डाउट है, क्या गलत किया है मैंने। I1 को I1 को भी I लिख दिया, I2 को भी क्या लिख दिया, I। ये क्या हो गया, 2I माइनस ए। आप I1 और I2 को I के इक्वल तब लिख सकते हो जब डेल्टा किसके इक्वल हो, डेल्टा हो डेल्टा मिनिमम के। तो हमें यहां पर लिखना पड़ेगा डेल्टा मिनिमम। अब देखिए
यहां से अगर अपने i की वैल्यू कैलकुलेट करें, ये हो गया 2i इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम प्लस ए, और यहां से i की वैल्यू क्या कैलकुलेट हो गई, डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाय 2। ये किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली हमने, i की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब क्या होता है ये देखो, अब हम इस प्रिज्म पे क्या लगाएंगे, स्नेल्स लॉ लगाओ। चाहे इस फेस पे लगा दो चाहे इस फेस पे लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि μ1 है, इधर भी μ1 है, ये बीच में μ2 है। I1 I2 के बराबर है, R1 किसके बराबर है, R2 के। तो आप सिंपली क्या लगाइए, स्नेल्स लॉ लगाइए। तो स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, स्नेल्स लॉ बोलता है μ1 साइन I1 लिख दो चाहे I लिख दो, इक्वल टू μ2 साइन, यहां देखो ये रहा μ1 साइन I1 इक्वल टू μ2 साइन R1। I1 को हमने क्या लिख दिया, I लिख दिया, और R1 को क्या लिख दिया, R लिख दिया। तो यहां से क्या कैलकुलेट हो गया बेटा, μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू क्या आ गया, साइन I अपॉन साइन R। साइन I की वैल्यू ये देखो, ये हमने क्या कर रखी है, कैलकुलेट कर रखी है। तो साइन I की वैल्यू क्या है, डेल्टा मिनिमम प्लस ए अपॉन 2, और साइन R की वैल्यू क्या कैलकुलेट कर रखी है, a बाय 2, ये आ गया μ2 अपॉन μ1। अगर मैं एयर के लिए μ1 की वैल्यू क्या पुट करूं, म्यू, और प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, किसका, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, उसको क्या अज्यूम कर लूं, म्यू अज्यूम कर लूं। एयर के लिए क्या μ1 एयर के लिए क्या होता है, 1 होता है, और प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या अज्यूम कर लेता हूं, μ2 इज इक्वल टू म्यू। तो हमारा क्या फॉर्मूला बन गया, म्यू इज इक्वल टू साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए अपॉन 2 साइन ए अपॉन 2। तो ये 2023 के राजस्थान बोर्ड के अंदर यहां तक प्रूफ करना आया हुआ है, लास्ट ईयर, लास्ट से लास्ट ईयर, मतलब लास्ट ईयर जो मार्च में पेपर हुए हैं उनके अंदर ये डेरिवेशन आया था यहां तक। दोबारा देख लीजिए, यहां μ2 क्या है, μ2 है RI ऑफ लेंस, μ1 क्या है, RI ऑफ एयर। जो सराउंडिंग मीडियम है वो लगभग क्या रहती है, एयर अगर किसी लिक्विड में प्लेस कर देगा तो उस लिक्विड का, मतलब प्रिज्म के बाहर जो भी मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हमारे केस में अभी एयर थी तो मैंने एयर का लिख दिया। डेल्टा मिनिमम क्या है, डेल्टा मिनिमम है न्यूनतम विचलन कोण, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। ए क्या है, ए है प्रिज्म कोण, क्या है, प्रिज्म कोण। पर पेपर के अंदर जो या आप प्रैक्टिस करोगे न्यूमेरिकल, वहां पर प्रिज्म एंगल बड़ा कम दिया जाता है, इसकी जगह क्या लिखा जाता है, अपवर्तन कोण लिखा जाता है, अपवर्तक कोण, रिफ्रैक्टिंग एंगल या एपेक्स एंगल। तो कंफ्यूज मत हो जाना कि ये किसकी वैल्यू दी हुई है, ये किसकी वैल्यू होती है, ए की वैल्यू होती है। तो ये हमारा प्रिज्म का डेरिवेशन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। एक छोटी सी बात और है, ये लीजिए, मैं धीरे धीरे इसको मूव करा देता हूं, ये रहा, इसके बाद ये रहा, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ये रहा। तो ये हमारा पूरा डेरिवेशन आ गया। डेरिवेशन करने के बाद आपको ये फॉर्मूले में एक एक वैल्यू पता होनी चाहिए, म्यू क्या है, ए क्या है, अदरवाइज न्यूमेरिकल सोल्व करने में प्रॉब्लम आएगी।
एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, वो बता देता हूं, वो क्या है? थिन प्रिज्म, पतला प्रिज्म। अब देखिए, मैंने कहा था ये प्रिज्म इस तरीके से दो सरफेस ऊपर इसके झुकी रहती है। अगर मैं बुक से एक्सप्लेन करूं, जैसे ये है, ये एक सरफेस ये रही, एक सरफेस ये रही, तो जैसे जैसे ये एंगल कम होगा, प्रिज्म क्या होता गया? पतला हो गया। प्रिज्म एंगल ये ऊपर वाला होता है, अगर मैं ए को बढ़ाऊंगा, प्रिज्म क्या हो गया? मोटा हो गया, थिक हो गया। अब मैं ए को कम कर रहा हूं, तो प्रिज्म अपने आप क्या हो गया? पतला हो गया। तो वो प्रिज्म जिसका प्रिज्म एंगल क्या हो? कम हो, क्या कहलाता है? थिन प्रिज्म कहलाता है। तो आप कहोगे सर कितना का कम हो? कम का भी तो कोई हिसाब किताब होना चाहिए। तो जनरली अगर 10 डिग्री से कम है, किसका मान? प्रिज्म कोण का मान। प्रिज्म कोण का मान क्या है? 10 डिग्री से कम है, तो वो प्रिज्म क्या कहलाता है? थिन प्रिज्म कहलाता है। जनरली इसका मान 5 के आसपास होता है, 5 डिग्री के आसपास। तो जब एंगल छोटा होगा, अभी हमने क्या कैलकुलेट किया है? म्यू साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाय 2 अपॉन साइन ए बाय 2। तो जब एंगल छोटा हो जाएगा, तो साइन थीटा को मैं किसके इक्वल लिख सकता हूं? थीटा के इक्वल लिख सकता हूं। व्हेन एंगल इज स्मॉल, वी कैन पुट साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। इन और केस दिस साइन थीटा बिकम्स डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाय 2। जब कोण छोटा हो तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं बेटा? थीटा। तो इस साइन थीटा की जगह मैं थीटा लिख देता हूं। तो ये 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या आ गया? म्यू इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम प्लस ए अपॉन ए। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो गया? म्यू ए डेल्टा मिनिमम प्लस ए। तो यहां से डेल्टा मिनिमम क्या आ गया? म्यू ए माइनस ए। यहां से मैं क्या कॉमन लूंगा? मैं कॉमन लूंगा ए को। तो क्या बन गया? म्यू माइनस 1। ये किसका रिलेशन आ गया? ये रिलेशन आ गया थिन प्रिज्म के लिए। किसके लिए? थिन प्रिज्म के लिए। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास समझ आई होगी। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिटेल में उन फैक्टर्स की बात करेंगे जिन पे एंगल ऑफ डेविएशन प्रिज्म का डिपेंड करता है, और कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर पसंद आ रहा है। बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।